इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। तो अपने रियल नंबर के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहला पार्ट तो आता है हमारा नेचुरल नंबर का, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर एक तरीके से वो नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बेसिकली हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स को ही कहा जाता है नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इसको कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट क्लियर हो गया कि होल नंबर्स होता क्या है, कि जिसमें भी नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास होल नंबर हो जाएगा। पहले ये माना गया था कि होल नंबर्स आने के बाद हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे पास सिस्टम आगे बढ़ते गए तो हमने ये भी चीज़ नोटिस किया कि जैसे पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3, 4 इस टाइप के नंबर्स हैं, तो ऐसा -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये नंबर भी हो सकते हैं और इन नंबर्स को कहा गया इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स तक तो बात क्लियर हो गई थी, लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पर मेरे पास सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर डिनोट कर दिए एक लाइन पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमने नंबर डिनोट कर दिए और कहा गया है कि भाई ये 4/2 बताओ कि कहाँ पर आएगा। तो 4/2 को हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि 4 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 4/2 आ जाएगा 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि ये बताइए 4/3 की वैल्यू क्या होगी, तो 4/3 का मतलब क्या है कि हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए 3 पार्ट्स में। ऑल्दो इक्वल पार्ट्स लग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4/3 तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। फिर उसके बाद ये चीज़ पता चली कि इंटीजर से भी ज़्यादा आगे नंबर डिस्कस किए जा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 0 और 1, तो इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, इनका फर्दर डिवीजन भी किया जा सकता है। ऐसे ही इन नंबर्स का भी फर्दर डिवीजन किया जा सकता है और उन्हीं डिविजन्स में से कहीं ना कहीं एक नंबर जाकर हमें मिल जाएगा। तो ये डिवीजन करने का जो तरीका था, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका था, उसको हमने यूज़ की। उसको हमने किस तरीके से सीखा था, उसको हमने सीखा था डेसिमल नोशन से। हम ये देखते थे कि जैसे डेसिमल नंबर्स आते हैं, डेसिमल नोशन जो आता है हमारे पास, ठीक है, तो उस डेसिमल नंबर्स में क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर 0 है, ये 1 है, इसको अगर मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो हम इसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया 0.1। अब इन दोनों को भी अगर हम फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे 0.01। इस तरीके से हमने फर्दर डिविजन्स करना शुरू किए नंबर्स के और डेसिमल नंबर्स हमारे आना शुरू हो गए। अब इन डेसिमल नंबर्स में से कोई ना कोई तो नंबर ये होगा। इस नंबर की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आएगी। तो जैसे आप 4/3 की वैल्यू निकाल कर देखते हैं तो ये पता चलता है कि इसकी वैल्यू आती है 1.3333 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ऐसे अगर कोई पूछे कि मैं 1 को 10 पार्ट्स में अगर ब्रेक करूँ, ये 1 है, हमने इसको 10 पार्ट्स में ब्रेक किया, तो हम ये बोल सकते हैं 1/10, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.1। तो हमने ये देखा कि ये जो नोशन है, ये जो तरीका है लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं कि ये p/q फॉर्म में लाने का तरीका, मतलब एक रेशो के फॉर्म में किसी भी नंबर को रखने का तरीका, इन नंबर्स को कहा गया फिर रेशनल नंबर्स। कि कोई भी नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको रेशो के फॉर्म में आप डिनोट कर पाएं तो उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। तो यहाँ से पहली बार पता चला कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। लेकिन आप देखेंगे कि रेशो को हम जब डिफाइन करते हैं तो हमने उसमें एक चीज़ और कंडीशन होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर्स को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें भी डिनोमिनेटर में 0 के इक्वल कभी नहीं होता है वो। तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करिए कि डेसिमल सिस्टम सिर्फ यहीं तक नहीं था, डेसिमल सिस्टम में और भी चीज़ें आई थी आगे जाकर। अब वो खैर उसको हम देखेंगे किस तरीके से आई थी। हमने क्या करा, एक सिचुएशन लेते हैं। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये आपके पास 1 यूनिट लेंथ है, ये भी 1 यूनिट लेंथ है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालने जाएंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी √2। अब इस √2 की अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से कि रूट किस तरीके से निकाला जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम से, तो जब हम उससे निकालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि रूट की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है 1.4142 एंड सो ऑन। और जब हम इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये हो ही नहीं पाता है।
हमने ये नोटिस किया कि जब पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर था उसमें दो टाइप की पॉसिबिलिटी बननी थी। या तो वो नंबर का जो डेसिमल नोशन था वो एंड हो रहा था, कहीं ना कहीं डेसिमल सिस्टम वो खत्म हो रहा था, या तो अगर वो डेसिमल सिस्टम कहीं खत्म नहीं हो रहा है, वो नंबर कंटिन्यू कर रहा है, तो उस नंबर के अंदर रिपीटेशन थी। हमने ये देखा था कि रिपीटेशन थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कोई भी एंडिंग नहीं है। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने देखा कि रिपीटेशन भी नहीं है, टर्मिनेशन भी नहीं है, तो ऐसे टाइप के नंबर्स को क्या कहा जाए। तो पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं, पी बाई क्यू को अगर आप डेसिमल के तरीके से डिफाइन करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर डेसिमल के फॉर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा कि कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो, या तो फिर वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रिपीटिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो फिर रिपीट होने चाहिए। जो भी नंबर है वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट भी होना चाहिए और नॉन टर्मिनेट भी, अगर नॉन टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए। यही नंबर्स होंगे हमारे रेशनल नंबर्स। अगर आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बोलते हैं तो रेशनल नंबर की डायरेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ना बोलकर डेसिमल के फॉर्म में बोलते हैं तो आप ये बोलेंगे कि या तो टर्मिनेटिंग, या तो फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग नंबर्स होंगे, तो ही वो रेशनल नंबर्स होंगे। और जो बाकी के नंबर्स बचेंगे जो नाइदर टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इन नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। रिपीटिंग, क्योंकि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को तो इम्प्लाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब उसको फॉलो तो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया हमारे इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर सिर्फ ऐसे ही नहीं होते कि यहाँ पर जैसे हमने √2 की वैल्यू निकाली, इर्रेशनल नंबर आप बनाना चाहें तो कैसे भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा ले लीजिए, सपोज आपने क्या करा, यहाँ पर 1 ले लिया, फिर यहाँ पर लिख दिया 2 3, फिर यहाँ पर लिख दिया 2 3 3, यहाँ पर लिख दिया 2 3 3 3, फिर यहाँ पर लिख दिया 2 3 3 3 0 0 1, फिर इसी तरीके से आप कंटिन्यू करके चले गए। तो आप देखेंगे कोई रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर। ये 2 3 आया तो यहाँ पर ये 2 3 आने के बाद फिर ये 3 2 हो गया, तो कोई प्रॉपर पैटर्न बन ही नहीं पा रहा है, रिपीटेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो ये भी नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर ही है, और यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, सो ऑन, इस तरीके से मैंने डॉट डॉट लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कंटिन्यू चल रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से भी आप नंबर को लिख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग इस तरीके से भी नंबर को लिखते हैं, जब भी कोई अगर इर्रेशनल नंबर की बात आती है तो इस तरीके से भी डिनोट करके दिखाते हैं कि अगर आप ऐसे लिख देंगे तो भी आपका एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, राइट। अब हमने इसी के साथ साथ देखा कि हमारे पास रेशनल नंबर भी आ गए और इर्रेशनल नंबर भी आ गए। तो आप नोटिस करेंगे कि एक नंबर लाइन पर आप रेशनल नंबर्स को भी डिनोट कर पाते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को भी डिनोट कर पाते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स को कैसे डिनोट कर पाते हैं, ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था, कि 9th क्लास वाले टॉपिक में बताया गया था कि किस तरीके से एक इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से पहले यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ बनाते हैं, यहाँ पर 1 यूनिट, और इसकी वजह से एक आर्क बनाते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास √2। ऑल्दो वो पूरा मैं पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हम मतलब ये जो रूट वाले नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर एक नंबर लाइन बनती है, और इसी को हम कहते हैं रियल लाइन और या तो फिर रियल नंबर्स की लाइन। तो कोई भी एक नंबर अगर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर की ज़रूरी नहीं कि यही डेफिनेशन आप लिखें, ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर ही रियल नंबर बन जाता है, कि या तो रेशनल होगा या रेशनल होगा, कोई सा भी जो नंबर होगा वो उसको रियल नंबर कह दिया जाएगा। आगे जाकर आप इसकी एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देखेंगे कि रियल नंबर को इस तरीके से भी डिफाइन करा जाता है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है, मतलब रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, और जिन नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। लेकिन वो जब इमेजिनरी नंबर तक पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा ये सारी चीज़ें, इसलिए ये डेफिनेशन अभी नहीं कराई जाती है। अभी तो सिर्फ ये 2 टाइप की डेफिनेशन बता दी जाती है, या तो आप रियल लाइन के बेसिस पे डेफिनेशन बना दो, या रेशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको लिखकर भी आप डिनोट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इर्रेशनल नंबर को लेकर ही हम थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर में आपने देखा होगा कि पाई के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है कि पाई है क्या। तो एक्चुअल में पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ये आपने उससे पहले भी पढ़ा होगा कि पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। और साथ में जो 22/7 है, जो नॉर्मली कई लोग कहते हैं कि भाई पाई की वैल्यू है 22/7, तो ये 22/7 जो है वो तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो पहले इसके बारे में डिस्कशन करके देखते हैं कि पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 है या यहाँ पर पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से 3.14159 एंड सो ऑन। और यहाँ पर 22/7 की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो वो आती है 3.142857, 142857, 1428 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि ये 142857, 142857 ये रिपीट हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि रेशनल है। ऑल्दो अगर हम नहीं डेसिमल में लिखते तो भी हमें पता था ये रेशनल है। लेकिन आप इसी से देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही दोनों की वैल्यू मैच हो रही है, उसके बाद ये वैल्यू मैच ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि पाई और 22/7 इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के आसपास है, इसलिए हम इक्विवेलेंट लिख देते हैं। इसलिए हम जब भी कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन में पाई को हम 22/7 की तरीके से यूज़ कर देते हैं। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, ऑल्दो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ गया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि उसमें कुछ एक x की वैल्यू पूछी गई थी और उस x की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 22/7। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था कि जो भी x की आपकी वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड बाय पाई, ये क्या होना चाहिए। ऑप्शन दे दिए थे यहाँ पर, ऑप्शन ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी दे दिया लेस देन 1, ऑप्शन सी दे दिया इक्वल टू 1 और ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दीज। अब ज़्यादातर लोग तो ऑप्शन सी को मार्क करने वाले थे, क्योंकि एक्स बाय पाई को ये मान के चल रहे थे कि भाई 22/7 है, नीचे भी पाई है तो पाई की वैल्यू भी 22/7 है, तो यहाँ पर 1 को मार्क कर रहे थे, जबकि ये गलत आंसर था। एक्चुअल आंसर क्या होगा आप खुद देखिए, पाई की वैल्यू बड़ी है या 22/7 की वैल्यू बड़ी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 287 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बिगर है। तो 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पाई से डिवाइड कर देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 22/7 डिवाइडेड बाय पाई इज ग्रेटर देन 1। तो एक्चुअल में उस एग्जाम में जो आंसर था वो आंसर ये था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये मार्क किया था। अब क्या होता है कि ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो जेई मेंस में आया था, और जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ऐसी बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब आपको हायर क्लासेस में क्या होता है, कंसेप्ट तो सारे कराए जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना, ये इन्हीं क्लासेस में कराए जाते हैं 9th-10th के क्लासेस में। और ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पे आगे चीज़ें आ जाती है, और ये बेसिक्स दोबारा कोई नहीं बताएगा। अब ये पार्ट क्लियर हो गया कि पाई की वैल्यू जो होती है हम एक नियर बाय रेशनल नंबर लेते हैं, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर पाएँ, क्योंकि हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि रेशनल नंबर लिखते चले जाएंगे, तो इसलिए उसके आसपास की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के नंबर और होते हैं। नंबर का क्लासिफिकेशन आप करने जाएंगे तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्राइम नंबर्स भी होते हैं और साथ में कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं और साथ में प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे कोई सा भी नंबर, सपोज हमारे पास कोई एक नंबर n है और उसको कहा गया कि ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर होंगे या तो वो n होगा या वो 1 होगा। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर या तो वो नंबर इटसेल्फ हो, मतलब वो नंबर खुद उसका फैक्टर हो, या 1 हो उसका फैक्टर, उससे ज़्यादा कोई फैक्टर ना हो। सो बेसिकली प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर का अगर आप देखेंगे, सपोज आपके पास कंपोजिट नंबर कोई है x, तो इस कंपोजिट नंबर के आपके पास ये x तो फैक्टर रहेगा, 1 भी फैक्टर रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई दूसरा नंबर भी फैक्टर हो सकता है, y, z या जो भी कोई दूसरा नंबर हो वो भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो मतलब ये है कि इसके मिनिमम मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर तो आराम से रहेंगे, मतलब 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे इसके। तो ये होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के 3 से ज़्यादा फैक्टर तो हमेशा रहेंगे। तो ये पार्ट क्लियर हो गया।